तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आईएमए में आज पासिंग आउट परेड चल रही है। हालांकि इस दौरान कैडेट्स के परिवार वाले इसमें शामिल नहीं है कोरोना की वजह से। पासिंग आउट परेड में 425 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल हुए हैं। 341 कैडेट भारतीय थल सेना का हिस्सा बने, जबकि मित्र देशों के 84 कैडेट भी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के 66, हरियाणा के 38 कैडेट्स शामिल हुए, उत्तराखंड के 37 जवान, तो पंजाब के 32 कैडेट्स शामिल हुए, बिहार के 29 कैडेट्स इसमें शामिल हुए। और अलग अलग कैमरे से हम आपको पासिंग आउट परेड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पासिंग आउट परेड में हमारे जवानों जो अनुशासन दिखाया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पासिंग आउट परेड को देखने के लिए परिजन हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये निर्णय लिया गया कि परिवार वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। जो कोई वहां पर पहुंचा भी है तो वो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर पहुंचा है 72 घंटे की। आईएमए की तस्वीरें, पासिंग आउट परेड की तस्वीरें, भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं ये जवान। ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद, और जो कुछ इन्होंने सीखा उस हुनर को ये भारत की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस हुनर का इस्तेमाल होगा। आईएमए की ओर से कोई भी, आपको बता दें कि ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया है, और वो कहां से डाइवर्ट हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये ट्रैफिक में जो बदलाव है वो हम आपको बता रहे हैं कि भारी वाहनों को जो है दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। आईएमए की तरफ कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, इसीलिए आईएमए की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो विभिन्न रूटों से डाइवर्ट किया गया है, भेजा गया अलग अलग जगह। तो ये वो जगह है जो हम आपको बता रहे हैं जहां से ये गाड़ियां आप जा सकेंगी। आईएमए की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त वहां पासिंग आउट परेड चल रही है, और पासिंग आउट परेड की वजह से ही रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। 341 कैडेट्स भारतीय थल सेना का हिस्सा बन गए हैं। 84 कैडेट्स ऐसे हैं जो मित्र देशों के हैं, वो भी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं। और इसमें यूपी के 66 हैं, उत्तराखंड के 37 हैं, पंजाब के 32, बिहार के 29 कैडेट्स शामिल हैं। पासिंग आउट परेड आईएमए में, और पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें हैं जब पासिंग आउट परेड कर रहे थे, सलामी दी जा रही थी। सरहदों पर ही डटेंगे ये जवान। ये भावुक कर देने वाला पल भी होता है, और परिवार वाले इन क्षणों के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं हर बार। लेकिन बीते कुछ वक्त से, ये सिर्फ कोविड काल की बात करें तो कोरोना के काल में 3 पासिंग आउट परेड हुए हैं, और तीसरी इसमें परिवार वाले हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वर्दी पहने हुए परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्य को देखते हैं, लेकिन इस बार मौजूद नहीं रहेंगे उस स्थल पर जहां पासिंग आउट परेड यानी कि आईएमए में ये जो चल रही है। 341 कैडेट्स भारतीय थल सेना का हिस्सा बने। ये पासिंग आउट परेड की तस्वीरें हैं। परिवार वाले चूंकि वहां पर मौजूद नहीं, तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देखें, ये वो दृश्य हैं। पासिंग आउट परेड कुछ उसी तरह से हुई है जैसे होती रही है, जो परंपरा रही है उसी परंपरा का निर्माण हुआ है। बदलाव जो हुए हैं वो आप देख सकते हैं मास्क के रूप में है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन है और चेहरे पर मास्क भी है। लेकिन जुनून, जज्बे में, देशभक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। और अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, जो उन पलों के साक्षी बने और इस वक्त भी आईएमए में मौजूद हैं। विनोद, इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं? जी राजीव, देखिए अभी परेड खत्म हो चुकी है और अंतिम पग पार करते हुए 341 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स अब सेना का हिस्सा बन चुके हैं और सरहदों की अब निगहबानी करेंगे। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगातार कोविड के जिस तरह से
प्रकोप था उसको देखते हुए तमाम नियमों के साथ में, कायदे कानूनों के साथ में परेड की गई। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, तमाम एहतियात के साथ में जेंटलमैन कैडेट्स ने अपने परेड की। और इसी दौरान में लेफ्टिनेंट जनरल पश्चिमी कमांड के चीफ आरपी सिंह यहाँ ने परेड की सलामी ली। और ये एक भव्य पल होते हैं राजीव, क्योंकि लगातार जो जेंटलमैन कैडेट्स आज यहाँ से पास आउट हुए हैं, यानी करीब 6 महीने की कठिनतम एक परिश्रम होता है और कठोर से कठोर ट्रेनिंग इस प्रांगण में, इस परिसर में इनको दी जाती है, तब जाकर वो सेना में सिलेक्ट होते हैं। अंतिम पग पार करते हुए आज सेना के हिस्सा हो चुके हैं और 341 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स हैं, 84 विदेशी कैडेट्स हैं, जिसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, मॉरिशस है और तमाम अन्य मित्र राष्ट्र हैं, जिनके जेंटलमैन कैडेट्स भी अपने देश के लिए आज सेना में हिस्सा बन जाएंगे। तो लेकिन क्या इस बार कुछ थोड़ी देर बाद में क्या विनोद कुछ अलग दिखा? सेरेमनी और होगी, लेकिन जी इस बार क्या अलग दिखा? क्योंकि क्या कोई मायूसी कैडेट्स में दिखाई दी? क्योंकि हर बार परिवार वाले मौजूद होते हैं, लेकिन परिवार वालों को इस बार इजाजत नहीं आने की, तो क्या मायूसी भी थी कि या जो जज्बा है, जुनून है, उसमें कोई कमी नहीं? जी निश्चित जी राजीव, देखिए मायूसी जरूर होती है और परिवार इंतजार इस बात का करता है कि कब उनका बेटा, कब उनका परिवार का सदस्य कब सेना का हिस्सा बने, कब इस जगह से, इस बड़े संस्थान से, इस प्रांगण से कठोर परिश्रम करके वो कब सेना का हिस्सा बने, इस इंतजार में तो जरूर रहते हैं। लेकिन अब ये भी एक भागू वाला पल है। कुछ लोग जरूर यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद में जैसे ही पीपिंग सेरेमनी होगी, कंधों पे उनके स्टार लगाए जाएंगे और ये स्टार सिर्फ जो ऑफिसर्स आईएम में प्रशासन के हैं वही लगाएंगे। गिने चुने कुछ परिजन जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन मायूसी जरूर उन जेंटलमैन कैडेट्स को हो रही है जो दूर से हैं, यानी देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कठोर ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके परिवारजन इस वक्त नहीं पहुँच पाए हैं और ये तीसरी बार ये ऐसी पासिंग आउट परेड राजीव हुई है। लेकिन एक पासिंग आउट परेड में जरूर अनुमति मिली थी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को थोड़े दर कम हुई थी, सामान्य स्थिति जरूर थी। लेकिन अब लगातार जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़ रहे थे, तो एहतियात बरतते हुए इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रशासन ने ये कदम उठाया था कि इस बार परिजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन एक बड़े पल होते हैं जब आप इस प्रांगण से, इस परिसर से देश की सेवा में, देश के सेना के लिए हिस्सा बनते हैं, तो भावुक वाला जरूर पल होगा। थोड़ी देर बाद में पीपिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद में जेंटलमैन कैडेट्स जरूर इस उत्साह का जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये बड़े एक पल होते हैं। क्योंकि इसी आज देश की निगाहबानी करने के लिए 341 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स तैयार हो चुके हैं और उसके साथ साथ में 84 अपने मित्र राष्ट्र के जेंटलमैन कैडेट्स हैं। तो एक लम्हा जरूर है और इस लम्हे को हर कोई संजोए रखना चाहता है और यही वजह है कि जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स थे, उनके यार दोस्त जो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मोबाइल कैमरों में अपनी सारी ये अद्भुत पल और कुल मिलाकर जोश में कमी नहीं है और वो तस्वीरों से बयां हो रहे हैं। जोश और उत्साह कम नहीं है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सेरेमनी होनी है जब सितारे लगाए जाएंगे, लेकिन इस बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें भी पासिंग आउट परेड किए हैं। हेलीकॉप्टर है, देखिए पासिंग आउट परेड समाप्त हो गए हैं और अब जो है हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं IMA के ऊपर से और फूलों की बारिश आप देखिए, फूल गिराए जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है। पासिंग आउट परेड का भी ये एक दृश्य, नीचे देखिए जवान हमारे हैं, ये सभी वो कैडेट्स हैं जो भारतीय थल सेना का हिस्सा बने हैं और उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई है और इसी के साथ वो भीतर की ओर जो है उन्होंने प्रवेश किया है। तो ये वो तस्वीरें, 3 हेलीकॉप्टर और तीनों ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई और फूलों की बारिश किन पर हुई? जवानों पर। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की बैठक देर रात तक चली और बैठक में कई विषयों पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। चिंतन शिविर और कार्य समिति की बैठक को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ और इसके अलावा 2022 के चुनावों की रणनीति के अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विधानसभा उपचुनाव लड़ने को लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंथन किया।
जल्द ही मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर भी पार्टी संगठन घोषणा करेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट के साथ ही अजय कुमार मौजूद रहे। तो चिंतन इस पर भी हुआ कि मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ेंगे कहां से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई विधायक तैयार हैं अपनी सीट देने के लिए कि आई मुख्यमंत्री उस सीट से लड़े। अब चयन किस सीट का होगा ये देखने वाली बात होगी। खबर देहरादून से, जहां पर चक्राता रोड किशन नगर चौक पर एक शोरूम में भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। काफी देर कोशिश की, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीरें हैं जब शोरूम में आग लगी और देखते देखते शोरूम जलने लगा। फिर दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। ये शोरूम किशन नगर चौक पर स्थित है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, नुकसान कितना हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 63वीं बैठक में उत्तराखंड के लालढांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग को स्वीकृति प्रदान की गई। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि लालढांग चिल्लरखाल वन मार्ग सुदृढ़ीकरण से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर पौड़ी जिले को इस मार्ग का लाभ मिलेगा। 510 मीटर लंबाई में पुल बनाने के लिए पहले जो 56वीं बैठक थी, जिसमें यह सड़क हमारी स्वीकृत हुई थी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, तो हमने कहा था कि जंगल का एरिया 4 किलोमीटर 700 मीटर है, तो उसी पर हर किलोमीटर पर अगर 100 मीटर का एलिवेटर रोड बनाना है तो उसी पे 470 मीटर हमको ब्रिज बनाने की सहमति दी जाए। तो आज हमारे इस प्रस्ताव को भी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना कर्फ्यू से छूट के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। पर्यटक यहां पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कोविड नियमों की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। मसूरी मॉल रोड पर ज्यादातर पर्यटक बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। खाने पीने की दुकानों के बाहर जमकर भीड़ देखी जा रही है। ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही पुलिस इस ओर ध्यान दे रही है। ऐसे में साफ है कि पिछले दिनों कोरोना के कहर से लोगों ने सबक नहीं लिया। देवस्थानम बोर्ड की 8 सदस्यीय टीम गठित होने के बाद चारों धामों में यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी सरकार के फैसले के विरोध में आ गए। यमुनोत्री धाम में मां यमुना के पुरोहितों ने मंदिर परिसर के सामने ही अपना विरोध जताया। पुरोहित महासभा अध्यक्ष और यमुनोत्री के रावल पुरुषोत्तम उनियाल का कहना है कि राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड स्थापित कर उनके ऊपर काला कानून जबरन थोप रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लेती, उनका विरोध जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने जो ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड काला कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती जबरन थोप रहे हैं, तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं चारों धाम के तीर्थ पुरोहित। और जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हो जाता है, हम भी सांस नहीं लेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हम देवस्थानम बोर्ड को अपने अधिकारों का हनन चारों धाम में नहीं करने देंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया। मदन कौशिक ने कहा कि इस मसले पर सीएम तीरथ सिंह रावत जल्द ही सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। मदन कौशिक का कहना है कि सीएम इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी भी पक्ष को नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तिगत राय नहीं, हम सरकार में होते हुए या विपक्ष में होते हुए हम विपक्ष के इस रूप में राय रखते हैं।
सत्ता पक्ष में होते हुए हम एक अच्छा कानून बनाने के रह रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा एक चीज़ का मैंने पहले भी कहा कि स्थिति बनती है कि यदि कहीं कोई परिवर्तन की बात आती है तो उस पर गुंजाइश बनती है, और मुख्यमंत्री जी ने सोच समझकर इस सारे विषय को लिया है। आज भी उन्होंने कहा कि हम तीर्थ पुरोहितों से मिलेंगे, बुलाएंगे, तो मैं समझता हूँ इसके बाद अब उसमें कोई मुझे नहीं लगता बयान की आवश्यकता है। पूरा बना दिया है तो फिर रास्ता कहाँ बचा चर्चा? नहीं, रास्ता पूरा बचता है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा रास्ता बनता है। जो भी चर्चा के बाद निर्णय होगा वो जनहित में होगा, और मैं समझता हूँ कि पूरा हित में होगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार होगा, पर्यटन मंत्री कहते हैं कि इस पर विचार नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर श्राइन बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। तो सरकार की नीयत तो साफ है और कि वो श्राइन बोर्ड का गठन जो है कर चुकी है, इसे निरस्त नहीं करना चाहती है, इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहती है, और इसीलिए आज तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी धरना प्रदर्शन और काली पट्टी बांध करके जो है अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़े। देहरादून से खबर, चारधाम यात्रा के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा को शुरू करने का यह प्रस्ताव भेजा गया है। 15 जून के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके फैसला लिया जा सकता है। पहले स्थानीय लोगों को यात्रा की मंजूरी मिलेगी, फिर जिले स्तर और उसके बाद राज्य स्तर, और फिर सबसे बाद में प्रदेश के बाहरी लोगों को यात्रा में आने की छूट मिल सकती है, इजाजत मिल सकती है। यात्रा में आने के लिए ई पास और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, उसको अनिवार्य किया जा सकता है। इस बाबत एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कहा गया कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए तो शुरुआत स्थानीय लोगों के साथ हो सकती है इस यात्रा की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अल्मोड़ा में लगातार बारिश हुई है, इससे तापमान गिर रहा है और इस बारिश की वजह से किसानों को खेती में फायदा मिलेगा। मौसम को देखते हुए जिले के आपदा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हल्द्वानी की एक तस्वीर आप देखिए। सुबह सुबह मूसलाधार बारिश यहां पर हुई है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों के साथ साथ नैनीताल जिले में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बड़कोट में यमुना घाटी के ऊंचाई से लेकर निचले इलाकों में सुबह से जमकर बारिश हो रही है। तेज हवा है, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। कर्णप्रयाग में भी रात से मूसलाधार बारिश जारी है। गैरसैंण, कर्णप्रयाग, पिंडर घाटी और गौचर समेत चमोली जिले के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मुस्तैद हैं। नैनीताल में पहाड़ी से पत्थर गिरने और नेशनल हाईवे पर बाइक सवार के बाल बाल बच जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के गर्म पानी में शुक्रवार सुबह बारिश हो रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से मलबा नैनीताल से अल्मोड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे और शिप्रा नदी में यह गिरने लगा मलबे के साथ ही एक बड़ा बोल्डर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। इसी दौरान एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहा था जिससे ठीक आगे बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि बाइक सवार बाल बाल बच गया। भाई बच्चा है वो बस। मानसून सीजन आने वाला है और इसीलिए पुलिस की तरफ से अपनी तैयारियां की जा रही है। दरअसल बरसात के मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसे लेकर गढ़वाल पुलिस रेंज के 7 जिलों में रूट डायवर्जन प्लान के लिए SOP बनाई जा रही है और इसके लिए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने निर्देश दिए हैं। स्लाइड हो जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक जैम की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक SOP तैयार करने के लिए बोला गया है, ताकि अगर कहीं पर ब्लॉक होता है
तो आसपास के जो आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी को इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो जहाँ भी जो भी डाइवर्जन प्लान हमारा लागू होना हो वो समय से लागू हो जाए ताकि जाम की प्रॉब्लम ना आए। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस हरबंश सिंह से सचिव आयुष और आयुष शिक्षा का प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि चंद्रेश कुमार को आयुष और आयुष शिक्षा का प्रभार सौंपा गया है। इधर पीसीएस मनीष कुमार को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी से हटा दिया गया है, डिप्टी कलेक्टर नैनीताल बना दिया गया है। पीसीएस प्रत्युष सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी से के उस पद से हटा दिया गया है और सचिव जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस तुषार सैनी को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी से हटाते हुए डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर बनाया गया है। पीसीएस ऋचा सिंह को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से हटाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी का एक जिम्मा सौंपा गया है। पीसीएस राहुल शाह को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा की जिम्मेदारी से हटाते हुए डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग बनाया गया है। पीसीएस योगेश सिंह को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी से हटा दिया गया है, डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग बनाया गया। वहीं पीसीएस रविंद्र कुमार को डिप्टी कलेक्टर टिहरी से डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया गया है। पीसीएस नंदन कुमार सिंह को डिप्टी कलेक्ट्रेट रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी से हटाते हुए उप निदेशक उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल की जिम्मेदारी सौंपी गई।